एक समय की बात है। एक गांव में जगन्नाथ नामक आदमी रहता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम प्रभाकर था। प्रभाकर की उम्र जब 8 से 9 साल की थी, जब उसकी मां का किसी कारणवश देहांत हो गया। जगन्नाथ अकेले ही घर का काम करता और खेती भी संभालता। जगन्नाथ बिल्कुल अकेला पड़ गया था। इसी कारण गांव के लोगों के और रिश्तेदारों के कहने पर जगन्नाथ दूसरी शादी कर लाया, जिससे कि प्रभाकर को मां मिल जाए और उसका बचपन अच्छा गुजरे। और ऐसा ही हुआ। स्नेहा स्वभाव की बहुत अच्छी निकली। उसने प्रभाकर को बहुत स्नेह से पाला। स्नेहा प्रभाकर को अपने सगे बेटे की तरह प्यार करती थी। इसी तरह 2 साल गुजर गए। अब स्नेहा को भी उसका एक पुत्र हो गया था। स्नेहा ने अपने बेटे का नाम चेतन रखा। चेतन जब 5 साल का हुआ तो एक सड़क दुर्घटना में उसके पिता की मृत्यु हो गई। उस समय प्रभाकर लगभग 14 से 15 साल का हो चुका था, इसलिए वो अपनी माँ और छोटे भाई का ख्याल रखने लगा। उसने इतनी छोटी सी उम्र में खेतों के काम में जी जान लगा दी, जिससे उसकी माँ और छोटे भाई को कोई परेशानी ना आए। और 10वीं कक्षा के बाद स्कूल भी छोड़ दिया और उसके छोटे भाई चेतन का दाखिला एक अच्छे स्कूल में करवा दिया। प्रभाकर सारा दिन एक मजदूर की तरह काम में जुटा रहता था, जिससे कि उसकी माँ और भाई की जिंदगी में कोई कमी ना रह जाए। प्रभाकर एक पिता की तरह अपने छोटे भाई का ख्याल रख रहा था। उसकी बस एक ही इच्छा थी कि चेतन पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। प्रभाकर की माँ ने कई बार उससे शादी के लिए कहा, लेकिन वो हमेशा ये कहकर टाल देता कि माँ, अभी मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि चेतन खूब पढ़ लिख ले, शादी का क्या है, होती रहेगी। और उसकी माँ को समझा देता। इस तरह कई साल गुजर गए। प्रभाकर भी काफी बड़ा हो गया था और चेतन की भी हाई स्कूल की पढ़ाई गांव में पूरी हो चुकी थी। लेकिन प्रभाकर का सपना था कि वो उसके भाई को पढ़ा लिखाकर उसके पैरों पर खड़ा कर देगा। लेकिन प्रभाकर के पास इतनी राशि नहीं थी कि वो चेतन को शहर भेज सके। इसलिए प्रभाकर ने अपना घर और जमीन एक साहूकार के यहाँ गिरवी रख दी और वहां से पूंजी ले आया और शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में चेतन का एडमिशन करवाया। और दूसरों के खेतों में मजदूरी करके उसने अपना घर भी चलाया और चेतन के खर्चे के पैसे भी भेजे। इसी तरह 4 साल गुजर गए। जब चेतन की पढ़ाई पूरी हुई तो उधर एक बहुत अच्छी कंपनी में चेतन की नौकरी लग गई। जब प्रभाकर और उसकी मां को इस बात का पता चला तो वे दोनों बहुत खुश हुए और पूरे गांव को बताया कि उसका भाई कितना काबिल बन चुका है। चेतन की माँ अब सोचने लगी थी कि उसका बेटा उसका घर और जमीन साहूकार से छुड़वा लेगा। इसलिए उसने चेतन को फोन किया और घर आने को कहा, लेकिन चेतन हर बार ये कह के टाल देता कि अभी वो घर नहीं आ सकता, नई नई नौकरी है तो उसे छुट्टी नहीं मिलेगी। इस तरह बहुत समय बीत गया। इस तरह 1 साल बीत गया। हर रोज साहूकार प्रभाकर को नोटिस भेज रहा था, क्योंकि 5 साल का ब्याज उस पर चढ़ गया था। इसलिए साहूकार ने उससे जमीन छुड़वाने को कहा और बोला कि यदि वो नहीं छुड़वा पाया तो उसकी जमीन बेच जाएगी। प्रभाकर इस बात से परेशान हो गया और चेतन को फोन मिलाया और उससे कहा, भाई तुम कब आओगे? माँ तुम्हें देखने के लिए तरस गई है। जब से तुम्हारी नौकरी लगी है तुम एक बार भी यहाँ नहीं आए, तुम्हारा चेहरा नहीं दिखाया तुमने। हम सभी तुम्हें याद कर रही हैं, आखिर हम पर कर्ज भी है। प्रभाकर की बात सुनकर चेतन ने जवाब दिया, देखो बड़े भाई, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ, लेकिन मेरी भी एक परेशानी है। देखो भाई, इस कंपनी के मालिक की लड़की से मेरी शादी हो गई है और मैंने उन्हें नहीं बताया कि मेरा एक भाई के माँ गांव में रहते हैं। यदि मैं उन्हें यह बताता तो वो समझते कि मैं एक गरीब परिवार से हूँ। इसलिए आप भी मुझे परेशान करना बंद कर दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपके और माँ के बारे में मेरी पत्नी या ससुर जी को पता चले। मेरी इज्जत की बात है, इसलिए आईना मुझे कॉल मत करना। चेतन की बात सुनकर प्रभाकर को ऐसा लगा मानो किसी ने खंजर सीने में भोज दिया हो। उसने चेतन को कहा, भाई मैंने तुम्हारे लिए अपनी इच्छाओं को दबा दिया, अपनी जमीन और घर सब गिरवी रख दिया तुम्हें काबिल बनाने के लिए, और तुमने जवाब देने में एक पल भी नहीं सोचा।
बिना सोचे इतनी बड़ी बात कह दी। क्या तुम्हें अपने भाई और बूढ़ी माँ का जरा भी ख्याल नहीं रहा? देखो, जो तुमने किया वो मुझ पे कोई एहसान नहीं है। सभी भाई और बाप अपने बच्चों के लिए ये करते हैं। और रही बात मेरी नौकरी की, तो वो मेरे टैलेंट की वजह से लगी है, उसमें तुम्हारा क्या लेन देन। और हाँ, तुम मेरे कोई सगे भाई नहीं हो जो इतनी बातें सुना रहे हो। मेरी कमाई पर नजर लगाना छोड़ दो। तुम्हारी माँ से और तुमसे मेरा कोई वास्ता नहीं। आज के बाद कभी मुझसे राब्ता रखने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मेरी बात हमेशा याद रखना। चेतन की बात सुनकर प्रभाकर के पैरों तले जमीन खिसक गई और सारी बात जाकर उसने अपनी माँ को बताई। माँ ने जब ये सुना तो सदमे में चली गई और सोचने लगी कि अगर मेरा सौतेला बेटा ऐसी बात करता तो मैं सह लेती, लेकिन चेतन तो मेरा अपना सगा बेटा था, वो मुझे भूल गया। और इसी सोच में एक दिन बिना मौत के चल बसी। प्रभाकर के पास अब इतने रुपए नहीं थे कि वो अपना घर और जमीन बचा पाता, इसलिए वह सब कुछ छोड़कर घर से चल दिया। एक लड़का हर रोज वहां से गुजरता था और हर दिन प्रभाकर को वहां बैठे देखता। वो भी सोच में पड़ गया, आखिर ये आदमी इतने दिन से यहां क्यों बैठा है। इसलिए वो पास गया और प्रभाकर से पूछा, अंकल जी, क्या आप ठीक हो? आखिर आपको मैं 3 दिन से यहाँ बैठा देख रहा हूँ। मैं सुबह निकलता हूँ तब भी आप यहीं बैठे रहते हो और शाम को घर लौटते समय भी आप यहीं रहते हो। आखिर बात क्या है? आप मुझे बताइए। बेटा, क्या बताऊं तुम्हें? इतना कहते हुए सारी कहानी प्रभाकर ने आरव को बता दी। इसलिए आरव प्रभाकर को उसके घर ले गया और उन्हें खाना खिलाया। उसके बाद आरव ने प्रभाकर से कहा, इस घर में आपके और मेरे अलावा कोई नहीं रहता है। मेरे माता पिता मेरे बचपन में ही एक्सीडेंट में गुजर गए। मैं जिस अनाथ आश्रम को चलाता हूँ, मैं बचपन में वही रह के बड़ा हुआ हूँ। और आपका भी कोई नहीं है, तो हम दोनों एक साथ रहेंगे और मैं आपको हमेशा अपने बाबा की तरह रखूंगा। इसलिए आप यहीं पर रहोगे। बेटा, आजकल के बच्चे बहुत निर्दयी हो चुके हैं। अपने सगे माँ बाप और भाई को भी घर से निकाल फेंकते हैं। और तुम मुझे पहचानते भी नहीं हो और मुझे अपने पिता स्वरूप घर ले आए। तुम जैसे बच्चों की वजह से आज भी इस दुनिया में इंसानियत बची है। इस तरह प्रभाकर को आरव ने अपने घर में रख लिया और पिता की तरह देखरेख करने लगा। कई साल गुजर गए। प्रभाकर ने एक अच्छी लड़की देखकर आरव की शादी करवा दी और 2 साल बाद उसका एक बेटा भी हो गया। प्रभाकर ने उसका नाम शंकर रखा। आरव की पत्नी बहुत ही सुशील और शांत स्वभाव की थी। इस तरह समय बीतता गया। एक दिन प्रभाकर की बहू ने प्रभाकर से कहा, पिताजी, आरव अब तक घर नहीं आए। शाम का खाना बनाना है तो मैं जाकर सब्जी ले आऊं। बेटी, तुम रहने दो, मैं जाकर ले आता हूँ। ठीक है पिताजी, आप ध्यान से जाना। प्रभाकर जब सब्जी ले रहा था, उसे एक आवाज सुनाई दी। उसने सोचा कि ये आवाज तो उसने पहले कहीं सुनी है। पीछे मुड़कर देखा तो एक आदमी मुंह लटकाए खड़ा है और कह रहा है, मुझे कुछ पैसे दे दो, 4 दिन से भूखा हूँ। जब प्रभाकर ने उसका चेहरा देखा तो सिटपिटा गया और पूछा, भाई तुम यहाँ कैसे? तुम्हारी हालत ऐसी कैसे हो गई? चेतन कुछ बोलता, उससे पहले प्रभाकर चेतन को उठाकर अपने घर ले गया और उसके होश में आने तक उसके पास बैठा रहा। तब तक आरव भी घर आ चुका था। जब चेतन को होश आया तो उसने प्रभाकर को सारी बात कह सुनाई। भाई, मेरी हालत ऐसी इसलिए हो गई है क्योंकि मेरी पत्नी शांत हो गई और बेटे और बहू ने घर से निकाल दिया। मेरे पास कोई ठिकाना नहीं था। मैं अपने घर भी गया था, लेकिन वहां अब कोई और रहता है। कहीं रहने का ठिकाना नहीं मिला, ना ही किसी ने एक टाइम की भी रोटी दी। 4 दिन से भूखा हूं, लेकिन ये सब मेरे किए का फल है। मैंने जो आपके साथ किया वो पलट कर मेरे पास आ गया। मैं आपके साथ बुरा करते हुए ये भूल ही गया कि ये समय का चक्रव्यूह है। मेरा किया हुआ कर्म मुझ तक लौट कर जरूर आएगा। मैंने नहीं सोचा कि अपनी सगी माँ को छोड़ने का पाप मुझे एक दिन जीते जी मार डालेगा। भाई चेतन, तुम्हारे बेटे ने भले ही तुम्हें घर से निकाल दिया हो, लेकिन मेरा बेटा तुम्हें अपना लेगा। तुम फिक्र मत करो। मेरी बहू मेरी बेटी की तरह है। तुम्हारा अपने सगे चाचा की था ख्याल रखेगी, और मेरा बेटा भी। इसलिए अब तुम मेरे साथ रहो। तो इस तरह आजकल इस युग में भी पापों की सजा भगवान दे देता है। उसके लिए तुम्हें स्वर्ग और नर्क की राह नहीं देखनी पड़ती है। इसलिए दूसरों का हक मत छीनो, किसी को बुरा मत कहो, किसी के लिए मन में बुरी बातें मत लाओ। अगर तुम्हारी नीयत साफ है, मन और अंतर आत्म अच्छी है, तो भगवान कदम कदम पे तुम्हारे साथ होगा। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।